नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हरियाणा में आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्या है रत्नागिरी की समस्याएं और क्या चाहते हैं नागपुर के लोग, ये भी आपको दिखाएंगे। पेश है राज्यसभा टीवी की खास पेशकश लोकतंत्र 2014। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। हरियाणा में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, हर वर्ग के विकास का दावा, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बेहतर भविष्य का वादा। महाराष्ट्र और हरियाणा में नाम वापसी का आखिरी दिन आज। हरियाणा में अब तक मैदान से हटे 47 उम्मीदवार। सामना में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा अकेली नहीं है शिवसेना, बहुजन समाज का है साथ। बीजेपी का महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने का दावा, 3 अक्टूबर को जारी होगा घोषणा पत्र, आर्थिक विकास पर रहेगा जोर। और उद्योगों की कमी से जूझ रही है संतरा नगरी नागपुर, चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है मुद्दा। और इससे पहले कि हम चुनावी खबरों की तरफ बढ़ें, सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने हर तबके के विकास का वादा किया है। पार्टी ने किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कई लुभावने वादे किए हैं। इसमें प्रदेश के हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की तादाद में इजाफा का वादा शामिल है। चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने के प्रयास जारी रखने की भी बात कही गई है। पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता शकील अहमद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, नवीन जिंदल समेत पार्टी के कई आला नेता मौजूद थे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस ने 2005 और 2009 में अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे उनको पूरा किया गया। हरियाणा में नाम वापसी का आखिरी दिन है आज और कल 47 उम्मीदवारों ने मैदान से हटने का ऐलान किया था। अब मैदान में 1518 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें 144 महिलाएं हैं। हरियाणा में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 360 नामांकन पत्र पहले ही रद्द हो चुके थे। राज्य में 15 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी। राज्य में कुल 1 करोड़ 61 लाख मतदाता हैं। कुल 16,224 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में कांग्रेस की मदद से सरकार चला रही जेडीयू हरियाणा में आईएनएलडी को समर्थन दे रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के मुताबिक चौधरी देवीलाल के समय से ही जेडीयू और आईएनएलडी के बीच राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए इस बार भी वो साथ हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने आईएनएलडी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। चौधरी देवीलाल जी से हमारे रिश्ते और पार्टी के सभी लोग से पुराने रिश्ते हैं, तो उस लिहाज से पार्टी उनका समर्थन करेगी। 15 अक्टूबर के लिए मतदान के लिए सोनीपत में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस चुनावी मौसम में सोनीपत जिले का जायजा ले रहे हैं राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर सोनीपत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़े इस जिले में सोनीपत विधानसभा सहित कुल 6 सीटें हैं। जिले की 90% आबादी शहरी इलाके में रहती है, लिहाजा खराब सड़क और निकास की व्यवस्था चुनाव में बड़ा मुद्दा है। रास्ते इतने खराब हैं, डेंजरस हैं, जो कि बिल्कुल जो एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आम पब्लिक आती है वहाँ पे। तो सरकारी स्कूलों में अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन अपने परिश्रम से जीत के आ जाता है उसको करोड़ों रुपए देने का कोई लाभ नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों में एक तबका ऐसा भी है जो पिछले कुछ वर्षों के कामकाज से संतुष्ट है। पहले किसी सरकार ने 40-50 साल से किसी को काम नहीं करा। पहले काम रूटीन वाइज होते तो ये काम पहले हो जाने थे। थोड़े थोड़े हर एक सरकार करती आती तो हो जाते।
कांग्रेस, INLD और बीजेपी समेत सभी पार्टियां शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सोनीपत के जन जन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो और हमने उसको पूरा करने के प्रयास ना किए। लोग सोचते हैं, पूरे देश में लोग कहते हैं कि NCR में लोग जो हैं पूरी सुविधाओं से संपन्न हैं और बेरोजगारी नहीं हो सकती। और मैं जहाँ तक सोनीपत की बात करूँ, हर घर में बेरोजगार युवक बैठे हैं। पिछले 5 साल विधायक था यहाँ बीजेपी का, उसे काम की तरफ तो ध्यान दिया नहीं, खाली विरोध की तरफ ध्यान दिया। उद्योग धंधों से जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ के विकास की गति धीमी रही है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखी है, उनका मानना है कि सत्ताधारी पार्टी का यहाँ नहीं जीतना इस धीमेपन की वजह है। जिले की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास गई और सिर्फ एकमात्र सोनीपत की सीट ऐसी थी जो बीजेपी के पास गई। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि बीजेपी, चूँकि विधायक बीजेपी का था यहाँ पे, इस वजह से उस गति से जिस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि विकास होंगे तो वो नहीं हो पाया। 3 बड़ी पार्टियों की उठापटक के बीच मतदाताओं के पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी, सोनीपत। हरियाणा के रोहतक जिले में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला होने के कारण इस जिले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का ही कब्जा है। ये है बेहद प्राचीन और हरियाणा की मौजूदा राजनीति का बेहद अहम केंद्र रोहतक। रोहतक हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला है। 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस जिले में चुनाव का असर साफ दिखाई देने लगा है। रोहतक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस बार सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले पर अमल करते हुए जिले की 4 सीटों पर सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारा है। गढ़ी सांपला किलोई सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर मैदान में हैं। रोहतक शहर सीट से भारत भूषण बत्रा को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। महम सीट से आनंद सिंह दांगी को टिकट मिला है। कलानौर सीट से शकुंतला खटक चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस राज्य में मौजूदा सरकार में हुए विकास को लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। नहीं, तरीका क्या, annuity, it's a land acquisition policy has been appreciated by all the states in Haryana, all the states in India, rather they are following that one, and UPA में भी इसकी प्रशंसा इस बात के लिए। तो कहीं ना कहीं तो ठहराव लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रोहतक सुर्खियों में रहा है। विपक्ष लगातार रोहतक के विकास को प्रदेश के बाकी हिस्सों की उपेक्षा मानता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को चुनावी मुद्दा बनाया है। तो मुद्दे जो एक आम जनसाधारण के लिए, आम आदमी के लिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, हमारी प्राथमिकता यही है कि हर आदमी को रोटी मिले, खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए मकान हो, उसके सर पे छत हो और शरीर पे कपड़ा हो। इस बार दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने भी रोहतक की सभी सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी किसानों की अनदेखी और बेरोजगारी को मुख्य समस्या बता रही है। हमारे एरिया के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम किया इस मुख्यमंत्री ने। अब मेरे ख्याल में ये प्रदेश अलग बना है, तब से लेकर आज तक इसके जो कार्यकाल में क्राइम बढ़ा है, इसका सर्व जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। रोहतक में कांग्रेस की सीधी चुनौती मुख्यमंत्री हुड्डा की अगुवाई में रोहतक की सभी सीटों को बचाने की है। वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। पिछले कुछ सालों में करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट देने का चलन बढ़ा है और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। माना जाता है कि राजनीतिक दल टिकट देते वक्त उम्मीदवार की राजनीतिक हैसियत के साथ साथ जेब को भी चुनाव जीतने का पैमाना मानती हैं। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे बता रहे हैं कि पार्टियां पैसे वाले उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा रही हैं। इसके अलावा अहम बात है कि मौजूदा विधायकों की हैसियत में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में विधानसभा की 90 सीट के लिए कुल 1565 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 70% से ज्यादा करोड़पति हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के मुखिया विनोद शर्मा हरियाणा के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 2009 में करीब 77 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2014 में बढ़कर 153.13 करोड़ रुपए हो गई है।
उद्योगपति नवीन जिंदल की मां और हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री जिंदल के पास जेवर, हीरे, जवाहरात समेत कुल 113.27 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो 2009 में 43.68 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई की संपत्ति 80.11 करोड़ रुपए है। 2009 में उन्होंने 17.5 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति 8 करोड़ 82 लाख रुपए है, जो 2009 में 2 करोड़ 70 लाख रुपए थी। गुड़गांव से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा ने कुल 114.75 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति घोषित की है। 2009 में कांडा के पास 63 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के रण की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को केंद्र सरकार और एनसीपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बावजूद राज्यपाल विद्यासागर राव ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि एनसीपी ने सोची समझी रणनीति के तहत 144 सीटों पर चुनाव लड़ने और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की। उन्होंने एनसीपी को गठबंधन में टूट के लिए दोषी करार दिया। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण को गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार बताया था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने कहा है कि वो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा नहीं देंगे। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री के लौटते ही गीते मंत्री पद छोड़ देंगे। अनंत गीते ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए को भारी जीत दिलाने में शिवसेना का बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा केंद्र में एनडीए का शिवसेना से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की आलोचना की है। शिवसेना के मुताबिक महायुति टूटने के बाद शिवसेना अकेली नहीं पड़ी है। शिवसेना ने दावा किया कि बहुजन समाज के लोग शिवसेना के साथ ही हैं और ये बात आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर से महाराष्ट्र में कई जगह प्रचार करेंगे। वो कोल्हापुर से बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एक दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो मुंबई में भी रैली करेंगे। मोदी जी महाराष्ट्र के हर भाग में जाने वाले हैं। शुरुआत कोल्हापुर से होगी, 4 तारीख को होगी और तकरीबन 3 सभाएं उस दिन मोदी जी लेंगे। वो बीड़ में भी जाएंगे, मुंबई में भी जाएंगे और साथ ही में धीरे धीरे करके समूचे महाराष्ट्र में मोदी जी की सभाएं होने वाली है। बीजेपी महासचिव राजीव प्रताप रूडी का दावा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही एक पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने राज्य की 288 में से 180 सीट जीतने का दावा किया। महाराष्ट्र प्रभारी रूडी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 अक्टूबर को महाराष्ट्र का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसमें राज्य को औद्योगिक रूप से सबसे विकसित बनाने पर जोर होगा। हमारा टारगेट और हमारा उद्देश्य है एनसीपी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना और दूसरा लक्ष्य हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर महाराष्ट्र में सरकार बनाए। महाराष्ट्र में आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 6,494 पर्चे सही पाए गए हैं। 288 सीटों के लिए राज्य में 7,646 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। सबसे ज्यादा नांदेड़ दक्षिण क्षेत्र से 85 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें सबसे कम सिन्नार में 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक-चौबंद है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कल मुंबई में बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोग की तैयारी पूरी है। आयोग ने जानकारी दी कि प्रदेश की 3 सीटों पर ईवीएम के बदले पेपर बैलेट से मतदान होगा, क्योंकि वहां पर उम्मीदवारों की संख्या 63 से ज्यादा है। ये सीटें हैं बोकर, नांदेड़
उत्तर और नांदेड़ दक्षिण। ईवीएम में इससे ज्यादा उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को दर्ज करना मुमकिन नहीं है। अवैध धन और शराब को जब्त करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। We will be deploying 135 general observers, 112 expenditure observers, 5 police observers, and 8 awareness observers, and they will be overseeing the various aspects of election arrangements. महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 6,494 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में इस बार करोड़पतियों की भी भरमार है, जिसमें कई मौजूदा विधायक भी हैं। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों ने नामांकन के वक्त जो हलफनामे दाखिल किए हैं उन पर नजर डाली जाए तो कई मौजूदा विधायकों की संपत्ति 4 गुना तक बढ़ गई है। इसमें मुंबई शहर से चुनकर आने वाले 35 विधायकों की संपत्ति में पिछले 5 साल में 137% का इजाफा हुआ है। मुंबई के 4 शिवसेना विधायकों की संपत्ति में तो 601% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता कृपाशंकर ने 2009 में खुद के पास 80 लाख की संपत्ति बताई थी, जो अब बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है। एमएनएस उम्मीदवार राम कदम की संपत्ति 2009 में 13 करोड़ थी, जो अब 39 करोड़ रुपए हो गई है। तो वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल की संपत्ति 5 साल में 8 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 21 करोड़ रुपए हो गई है। मुंबई की दिनशोई सीट से किस्मत आजमा रहे बीजेपी के मोहित काम्बोज इस बार सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में उन्होंने खुद के पास 353 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी ने 156 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने करीब 39 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के पास 13 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि पूर्व मंत्री नारायण राणे के पास 72 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और चुनावी खबरें। बात महाराष्ट्र की चल रही है तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना और एनसीपी की मजबूत पकड़ है। इस बार के चुनाव में भी इन्हीं दो दलों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रत्नागिरी स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर की जन्मभूमि है। यही वो जगह है जहां तत्कालीन बर्मा के आखिरी राजा थिबो को अंग्रेजों ने कैद किया था। रत्नागिरी में इस शानदार इमारत को अंग्रेजों ने खासकर तत्कालीन बर्मा के आखिरी राजा थिबो को कैद करने के लिए बनाया था। बाद में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी इस इमारत में कैद रखा गया। रत्नागिरी में वो घर भी मौजूद है जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे जाने से पहले अपना बचपन बिताया था। हालांकि मौजूदा वक्त में रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए जाना जाता है। Only district in the country probably having 3 Bharat Ratnas from a single district. A district which is very high in literacy rate, very good sex ratio. People are well aware of their rights and duties. कोंकण मंडल में आने वाला रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर के तट पर मौजूद है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ ही रत्नागिरी जिला बन गया था। 1981 में रत्नागिरी जिले का बंटवारा कर एक नया जिला सिंधु दुर्ग का गठन किया गया। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें दापोली, चिपलुन, गुहागर, रत्नागिरी और राजापुर शामिल हैं, जिनमें से 3 पर फिलहाल शिवसेना और 2 पर एनसीपी का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने सभी 3 सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। मेरे पार्टी पे आरोप हुए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि महाराष्ट्र में सबसे मजबूत और कल की सत्ता मिलाने वाली दावेदार पार्टी कौन सी होगी, तो मेरी एनसीपी पार्टी होगी। रत्नागिरी में करीब 167 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जहां मछुआरों ने बस्तियां बसा रखी हैं।
यहाँ के ज़्यादातर लोग मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काम करते हैं। रत्नागिरी की 85% ज़मीन पथरीली है और सड़कें जिले के लिए बड़ा मुद्दा हैं। तट से लगे समुद्री मार्ग का प्रस्तावित विस्तार को लेकर ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोट मांग रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, रोड और बाकी सुविधा होनी चाहिए थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। इस जिले में फिलहाल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आने वाले चुनावों में भी यही ट्रेंड रहने की उम्मीद है। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। संतरों की बात होते ही नागपुर का नाम याद आ जाता है, मगर संतरा नगरी नागपुर में बड़े उद्योगों की कमी है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार नागपुर में जूस और दवा जैसे उद्योग लगाए, साथ ही भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करे, जिससे छोटे किसानों को भी उचित कीमत मिल सके। नागपुर में संतरों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। आसपास के करीब 200 गांव के किसान कारोबार के लिए नागपुर मंडी में संतरों को ट्रकों में भरकर ला रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान जगदीश भी है, जो नागपुर के करीब हरिदासपुर से 2 क्विंटल संतरा लेकर आया और इसे बेचने के लिए व्यापारी का इंतजार कर रहा है। जगदीश बताता है कि बेहतरीन क्वालिटी वाले संतरों को कम कीमत पर मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली भेज दिया जाता है। यहाँ की मंडी ज़्यादा चलने के बाद फिर आजू बाजू की मंडी चालू हो जाती, तो संतरे कहाँ लाने का? वहाँ संतरे अपन ने डाले तो वहाँ अच्छा रेट मिलता नहीं। 1-2 दलाल रहते वहाँ पे, यहाँ पे हजारों ने दलाल है, इसलिए यहाँ माल लाते। भारत में केले और आम के बाद संतरा सबसे ज्यादा पैदा होता है। फलों की कुल पैदावार में इसका हिस्सा 2013 में 12.4% था। इस दौरान इसका उत्पादन 29.06 लाख टन हुआ, जो कि 2012 की तुलना में 9.3% की बढ़त थी। इस उत्पादन में महाराष्ट्र का हिस्सा 13% है। नागपुर के संतरे गुणवत्ता के मामले में दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के संतरों में दुनिया के दूसरे भागों में उत्पादित संतरों की तुलना में ज्यादा गूदा होता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले फल इलाके में नहीं बचते। नारंगी की बेहतरीन किस्में अंबिया बहार, अमेरिका और ब्राजील को निर्यात की जाती हैं, जबकि दूसरे दर्जे के संतरों का इस्तेमाल स्थानीय उद्योगों में होता है। ऐसे में छोटे किसानों के हाथ कुछ खास नहीं लगता और वो अपनी खेती बड़े किसानों के हाथ बेच देते हैं। पुरातन उनको लोगों का भाड़ा महंगा है, ये सब कुछ सारी बातें हैं। लोडिंग उनको टन के 3-4 टन माल लेना पड़ता है एक साथ। कहीं अपना भियापुर जाता है माल, कहीं नागपुर जूस कंपनी वहाँ जाता है, तो उनको वो रेट में नहीं पुराता। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक पर्याप्त भंडारण की सुविधा मुहैया कराए जाने पर नागपुर में उत्पादित संतरों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 25% से ज्यादा संतरे बाजार पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, नागपुर। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पुणे और मुंबई की तरह प्रशासनिक इकाइयां भी हैं, लेकिन बुनियादी काम अभी भी अटके पड़े हैं। पेश है ये रिपोर्ट। संतरों का शहर नागपुर कभी मध्य प्रांत और बरार राज्य की राजधानी रही। इस शहर में वो सारी खूबियां हैं जो इसके आर्थिक रूप से एक बड़े केंद्र में होनी चाहिए। नागपुर विदर्भ का एक बड़ा व्यापारिक शहर है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी वाला ये शहर विदर्भ के हजारों बेरोजगारों युवकों की उम्मीद का शहर भी है। रेल और यातायात मार्ग से जुड़ा ये शहर विदर्भ राज्य की राजधानी होने का दावा रखता है। राजनीतिक रूप से जागरूक इस शहर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में लगी हैं। नागपुर जिले में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 4 सीटों कटोल, नागपुर उत्तर, नागपुर दक्षिण और सावनेर पर जीत दर्ज की थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का कब्जा था। इनमें हिंगना, कमाठी, नागपुर मध्य, नागपुर पूर्व, नागपुर पश्चिम, नागपुर दक्षिण पश्चिम, रामटेक और उमरेठ सीटें शामिल हैं। बीजेपी इस बार सरकार विरोधी लहर के बलबूते जीत हासिल करने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपने काम के बल पर जीत का दावा कर रही है। The irrigation potential which has to be developed has not been developed by these
Congress and NCP government. As far as there are many farmers issues and many farmers are committing suicide. Now the agriculture as a whole has become a loss-making business, and so people are moving away from agriculture. Unemployment is a big issue in our district. नागपुर जिले में कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। मिहान परियोजना के तहत 10 साल से लंबित औद्योगिक गलियारे को विकसित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। Nagpur, for example, we have Mihan, which is our flagship project. This has been alive since 2001. In fact, it was conceived as back as 1994. So we are 20 years away from there, and we still do not have any credible project over there. तो उत्तरी नागपुर को दक्षिणी नागपुर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर का काम पिछले 20 साल से अटका पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ राजनीतिक पार्टियों को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। This bridge, which was to be completed in June 2009 in 42 months, it's still incomplete. Only 40% work has been done, and we had to file a PIL. Like, it is not a common man's job. It's the job of the administration. नागपुर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह जिला भी है। इस बार उन्हें यहाँ नितिन राउत से कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं पर पार्टी की साख बनाए रखने का दबाव है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी होने के बावजूद भी नागपुर में जिस तरह वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। सरकार द्वारा आयोजित बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस बार चुनाव में जनता का डिमांड है सरकार जल्द से जल्द इन सारे कार्यक्रमों को पूरा करे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और लोकतंत्र 2014 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।